अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके प्रियम्बल को देखेंगे। प्रियम्बल बहुत अहमियत का हामिल है। जैसे कुरान पाक में प्रियम्बल है सूरह फातिहा। प्रियम्बल की एक तमहीद की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जुडिशरी एग्ज़ाम में लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सिविल जज जो कि CPC सेक्शन 9 के तहत अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं, सेक्शन 9 की जुरिस्डिक्शन में राइट टू ऑफिस एंड प्रॉपर्टी शामिल हैं और कोर्ट में मैक्सिमम मुकदमात प्रॉपर्टी के हवाले से होते हैं और जज साहब उस वक्त तक उसको टेकअप नहीं कर सकते जब तक प्रॉपर्टी का सबूत ना लगा हो। फाइल को टेकअप करने के लिए प्रॉपर्टी का सबूत लगा होना बहुत ज़रूरी है। लैंड रेवेन्यू एक्ट में डिफरेंट प्रोविंसेस ने अमेंडमेंट्स की हुई हैं। हम पढ़ेंगे द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसमें जो पंजाब के अमेंडमेंट्स हैं हम उस लिहाज से पढ़ेंगे। पूरे पंजाब में प्रॉपर्टी के जो भी मामलात होते हैं वो इसी एक्ट के तहत होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स की हायरार्की भी इसी में बयान की गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का सबसे बड़ा अदारा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद कमिश्नर साहब हैं जो कि डिवीज़न के होते हैं। उनके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जिनको कलेक्टर भी कहा जाता है। डिप्टी कमिश्नर की एक टीम है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं जो कि हर ज़िले के होते हैं। इनके साथ नायब तहसीलदार होते हैं जिनको असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 कहा जाता है। इस छोटी सी तमहीद के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। वो अफसरान जो ज़मीन के मामलात के बाबत अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं उन्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहा जाता है। ज़मीन के सेल परचेज़ के जितने भी मामलात होते हैं, लोग फोत हो जाते हैं, विरासत तकसीम होती है, ये सब मामलात रजिस्टर्स में नोट डाउन किए जाते हैं जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में शामिल होते हैं। अब हम पंजाब के अमेंडमेंट्स के साथ इसको पढ़ेंगे। इसको पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट कहेंगे जो कि पूरे पंजाब में एप्लीकेबल है सिवाय ट्राइबल एरियाज़ के। सेक्शन 2 के मुताबिक पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस अनसूटेड देयरटू। गवर्नमेंट किसी भी एरिया को जहाँ पर उसे लगे कि ये अनसूटेड है, वहाँ पर इसका इतलाक़ नहीं होना चाहिए, उस एरिया को एग्जेम्प्ट कर सकती है। जैसा कि अगर किसी एरिया में कोई वबा आ जाती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऐलान कर देती है कि यहाँ पर टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे। बाज़ औक़ात जो ज़राई बैंक से कर्जा जात लिए जाते हैं वो भी माफ़ कर दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी सूरतें हो सकती हैं, जैसा कि अगर किसी एरिया से नहरी निज़ाम ही ख़त्म हो गया है तो ये गवर्नमेंट का अख्तियार है कि वहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट, ये भी गवर्नमेंट का अख्तियार है। सूबे में मुख्तलिफ़ किस्म की लैंड्स होती हैं तो ये गवर्नमेंट का अख्तियार है कि वो इन ज़मीनों को इस एक्ट के इतलाक़ से निकाल दे। अब सेक्शन 4 है डेफिनेशंस। इसमें सबसे पहले है एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब ज़राई साल, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। Agricultural year means the year commencing on the first day of July or on such other date as the Board of Revenue, with the previous approval of government, may by notification appoint for any specified area. ज़राई साल 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। सेकंड नंबर पे है एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू, जिसे उर्दू में मालिया अराजी के बकाया जात कहा जाता है। Areas of land revenue means land revenue which remains unpaid after the date on which it becomes payable. इसका मतलब है वो एरियाज़ जो पेएबल थे और उसकी डेट गुजर चुकी है और वो पे नहीं हुए तो वो बन जाएंगे एरियाज़। दैन द थर्ड वन इज़ असेसमेंट सर्कल। उर्दू में इसे कहा जाता है हल्का तशख़ीस। मीन्स अ ग्रुप ऑफ एस्टेट्स which in the opinion of the Board of Revenue to be recorded in an order in writing are sufficiently homogeneous to admit of a common set of rates being used as a general guide in calculating the land revenue to be assessed upon them. तशख़ीसी हल्का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहरीरी हुक्म में रिकॉर्ड की जाने वाली राय, इन पर तशख़ीस किए जाने वाली मालिया अराजी को शुमार करते वक्त आम असूलकार के तौर पर महसूल के मुश्तरका मेयार से काफ़ी हद तक यकसानियत रखता है। अगर आप इंग्लिश बेयर एक्ट के साथ उर्दू बेयर एक्ट भी ले लें तो इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि अपनी मादरी ज़ुबान में जो बात समझ आती है वो दूसरी ज़ुबान में इतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं आती। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि लीगल टर्म्स जो हमारे पेपर में आएगी, जिसका हमने उर्दू में तर्जुमा करना होगा, हमें वो भी बआसानी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ज़मीनों का एक ग्रुप है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिकॉर्डेड होता है।
जो कि तहरीरी होता है, और इस रिकॉर्ड में ये देखा जाता है कि इन ज़मीनों से जो आमदन हो रही है उनको यूज़ कहाँ करना है। एक ज़िले में कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिनसे पैदावार बहुत अच्छी होती है और कुछ ज़मीनें बंजर होती हैं, तो वहाँ पर लैंड रेवेन्यू वसूल करने के लिए असेसमेंट की जाती है कि किस एरिया में कितना रेवेन्यू होगा और इसको इकट्ठा करने का तरीक़ाकार क्या होगा। एक एरिया में जो एक जैसी ज़मीनें होती हैं उन पर एक ही तरह का रेवेन्यू लगाया जाता है, जिसको असेस करने के लिए ये असेसमेंट सर्कल बनाया जाता है। दैन 4th नंबर पर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक इस्टेब्लिश किया गया अदारा है। दैन 5th नंबर पर है बाउंड्री मार्क, मतलब हदबंदी। रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी ज़मीन को मार्क करने के लिए किसी भी तरह का कोई स्टोन, मटेरियल या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एक बाउंड्री मार्क करने के लिए, जो कि बताती है कि ये ज़मीन यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रही है, जिसको बाउंड्री मार्क कहा जाता है। इसके बाद 6 नंबर पर है कमेंसमेंट। Commencement shall mean the day on which this act or any provision thereof, as the case may be, comes into operation। मतलब जब इस कानून का इतलाक़ किया जाता है, मतलब उस दिन को कहते हैं commencement। Number 7 is defaulter। Defaulter means a person liable for an area of land revenue and includes a person who is responsible as surety for payment of the area। डिफ़ॉल्टर वो पर्सन है जिसने पैसे देने हैं लेकिन नहीं दे रहा, या वो श्योरिटी जिसने श्योरिटी दी थी उसके बिहाफ पर वो नहीं दे रहा, उसको डिफ़ॉल्टर कहेंगे। नंबर 8 इज़ इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस मीन्स अ चार्ज अपॉन और क्लेम अगेंस्ट लैंड अराइजिंग आउट ऑफ अ प्राइवेट ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट। जो लोग प्राइवेट ग्रांट या कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए कोई ज़मीन लेते हैं उन पर जिन चार्जेस का इतलाक़ होता है उन्हें इनकम्बरेंस कहते हैं। Then number 9 is estate। estate को महाल कहा जाता है। Estate means an area for which a separate record of rights has been made, जिसके लिए अलग से record of rights तैयार किए जाते हैं, या which has been separately assessed to land revenue, या जिसके लिए अलग से land revenue assess किया जाता है। और number 3 is which the board of revenue may by general rule or special order declare to be an estate, जिसके लिए board of revenue ये declare कर देता है कि ये area एक estate है। Number 10 is very important, which is holding means hakiyat, means a share or portion of an estate held by one landowner or jointly by two or more landowners। Holding is a portion जिसका एक मालिक होता है या jointly दो या दो से ज़्यादा मालिक हो सकते हैं। फ़र्द मलकियत इस होल्डिंग को और इस मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है। Then 10A is irrigated land, यानी आबपाशी से तैयार की गई ज़मीन। Irrigated land means land irrigated by a canal, tube well, lift, spring, tank or by any other artificial means of irrigation। मतलब ऐसी ज़मीन जिसको आर्टिफिशियली इरीगेट किया गया हो किसी भी तरीके से, चाहे वो नहर हो, ट्यूबवेल हो, कुआं हो, लेकिन वो आर्टिफिशियली इरीगेट की गई हो। Number 11 is कानून गो shall be deemed to include a supervising tapedar। कानून गो is a supervisor। Then number 12 is लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड एक ऐसा पर्सन है जिसकी टेनेंसी में लैंड दी जाती है और उसे रेंट दिया जाता है। नंबर 13 पे है लैंड ऑनर। ये ऐसा इंसान है जिसको होल्डिंग ट्रांसफ़र की जाती है कोई भी एरिया रिसीव करने के लिए, या फिर वो प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है लेकिन ये टेनेंट नहीं होता। लैंडलॉर्ड तो वो है जिसकी पूरी ज़मीन है, जो ज़िम्मेदार है, जबकि लैंड ऑनर वो है जिसको ज़मीन ट्रांसफ़र की जाती है या तो प्रॉफिट के लिए या एरिया रिसीव करने के लिए। नंबर 14 इज़ लैंड रेवेन्यू विच इज़ मालिया अराजी। ये रेवेन्यू गवर्नमेंट रिसीव करती है जो उसने फ़िक्स किया गया होता है या वो बढ़ा सकती है इरिगेशन के बाद। दैन नंबर 15 इज़ लीगल प्रैक्टिशनर विच इज़ एनी लीगल प्रैक्टिशनर विद इन द मीनिंग ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 एक्सेप्ट अ मुख्तार। मुख्तार के अलावा जो भी लीगल प्रैक्टिशनर है वो इस तारीफ़ में शामिल होगा, मतलब लॉयर। And number 16 is net assets। Net assets of an estate or group of estates means the estimated average annual surplus produce of such estate or group of estates remaining after deduction of the ordinary expenses of cultivation and ascertained or estimated। मतलब पूरे साल के बाद एक्सपेंसेस निकाल कर, खर्चा निकाल कर जो मुनाफा बच जाता है उसको कहते हैं नेट एसेट्स, जो आमदन बच जाती है।
इन एक्सपेंसेस में पानी का खर्चा, वाटर रेट्स, मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ इरिगेशन, मेंटेनेंस का खर्चा, सीड सप्लाई करने का खर्चा, रेंट्स, फॉडर, इंटरेस्ट चार्जेस, लेबर के खर्चे, वेजेस, ये सब खर्चे निकाल कर एंड पे जो प्रॉफिट बचेगा उसे कहेंगे नेट एसेट्स। देन नंबर 17 इज़ पटवारी। सो हमारा पंजाब का पूरा सिस्टम पटवारी साहब के ही गिर्द घूम रहा है। नंबर 18 इज़ पे, मतलब तनख्वाह, मतलब काबिल अदायगी जो अमाउंट होगी उसको पे कहा जाएगा। देन नंबर 19 इज़ प्रिस्क्राइब्ड, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। देन नंबर 20 इज़ रेट्स एंड सेसेस, मीन्स रेट्स एंड सेसेस विच आर प्राइमरीली पेएबल बाय लैंड ओनर्स, जो लैंड ओनर्स ने गवर्नमेंट को पे करने होते हैं उन सब सहूलियात के बदले जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। ये सहूलियात पब्लिक हेल्थ के लिए हो सकती हैं, लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए और फ्लड्स वगैरह से बचने के लिए। Then 21 is rent. Rent means whatever is payable to a landlord in money or kind by a tenant on account of the use or occupation of land held by him. यानी वो लैंड ओनर की जो भी ज़मीन लेगा उसको यूज़ करेगा, उसके बदले में जो अमाउंट उसको पे करेगा वो होगा रेंट। बट shall not include any cess or other contribution or due or any free personal service. लेकिन ये किसी भी फ्री पर्सनल सर्विस, सेस या कंट्रीब्यूशन का बदला नहीं होगा। Then 22 Revenue Court means a court constituted as such under the law relating to tenancy as in force for the time being. उस टाइम के लिए टेनेंसी के लिए जो भी कोर्ट फिक्स की जाती है उसे कहेंगे रेवेन्यू कोर्ट। Then 23rd पे है रेवेन्यू ऑफिसर, means a revenue officer having authority under this act to discharge the functions of a revenue officer. ऐसा इंसान जो रेवेन्यू ऑफिसर के फंक्शंस डिस्चार्ज करेगा, फंक्शंस परफॉर्म करेगा, उसे कहेंगे रेवेन्यू ऑफिसर। दैन 24th इज़ सर्वे मार्क, मीन्स एनी मार्क सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान सर्वे डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी मार्क्स लगाए जाएंगे डिफरेंट ज़मीनों को अलग करने के लिए या मार्क करने के लिए, उन्हें कहेंगे सर्वे मार्क्स। Then 25th is survey number और खसरा number, means a portion of land of which the area is separately entered under an indicative number in the record of right. वो एरिया जो कि सेपरेटली record of rights में इंडिकेट किया जाता है और उसको एक सेपरेट नंबर दिया जाता है। Then 26 is tenant, means a person who holds land under another person and is or but for a special contract would be liable to pay rent for that land to that other person and includes the predecessors and successors in interest of such person but does not include, मतलब वो जो लैंड रेंट पे लिए हुए हैं और वो रेंट पे करेंगे लैंड ओनर को, वो कहलाएंगे टेनेंट। इसमें प्रीडिसेसर्स और सक्सेसर्स शामिल हो सकते हैं, मतलब बच्चे और वालिदैन। लेकिन अ मॉर्टगेजी ऑफ द राइट्स ऑफ अ लैंड ओनर, लैंड ओनर के लिए जो मॉर्टगेजी होगा वो इसमें शामिल नहीं होगा। एंड अ पर्सन टू होम अ होल्डिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड और एन एस्टेट और होल्डिंग हैज़ बीन लेट इन फार्म under the provisions of this act for the recovery of an area of land revenue or of a sum recoverable as such an area. ऐसा पर्सन जिसको ट्रांसफ़र किया गया हो या एरिया रिसीव करने के लिए ट्रांसफ़र किया गया हो वो भी टेनेंट नहीं होगा। सी इज़ अ पर्सन हु टेक्स फ्रॉम गवर्नमेंट अ लीज ऑफ अनऑक्यूपाइड लैंड फॉर द पर्पज़ ऑफ सबलेटिंग इट। ऐसा पर्सन जो कि गवर्नमेंट से लीज पे लेता है वो ज़मीन जो अनऑक्यूपाइड होती है, जिस पर कोई भी नहीं रह रहा होता, सब लेट करने के लिए, आगे रेंट पर देने के लिए, वो भी इस टेनेंट में शामिल नहीं होगा। Then 27th is tenancy, means a parcel of land held by a tenant under one lease or one set of conditions. टेनेंसी में वो ज़मीन का टुकड़ा शामिल है जो कि लीज पर या टेनेंसी पर दिया जाता है। 27A is unirrigated land, जिसको आबाशी के ज़रिए सैराब नहीं किया जाता, जहाँ पर सिर्फ बारिश या सैलाब वगैरह आते हैं लेकिन किसी भी आर्टिफिशियल बेसिस को इरिगेट नहीं किया गया। Then 28 is village officer, means any person appointed under this act whose duty it is to collect or to supervise the collection of the revenue of an estate and includes कानून गोज़, पटवारीज, हेडमैन, लंबरदार्स वगैरह,
मतलब वो पर्सन जो कि स्पेसिफाई किया गया है स्टेट रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए या उसको सुपरवाइज करने के लिए, वो कहलाएगा विलेज ऑफिसर। देन कम्स चैप्टर 2, डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। प्रोविंस टू बी डिवाइडेड इनटू डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। प्रोविंसेस को, सूबों को डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज़ द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन क्रिएट डिविजन्स इन द प्रोविंस। कोई भी गवर्नमेंट प्रोविंस में डिवीजन क्रिएट कर सकती है। नंबर 2, अ डिवीजन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी स्पेसिफाई करेगी किसी भी डिवीजन में 2 या उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 3 इज़ द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एज मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन द प्रोविंस विद सच लिमिट्स एंड सच एरियाज एज इट डीम्स अप्रोप्रिएट। गवर्नमेंट के मुताबिक जो भी अप्रोप्रिएट नंबर होगा उसके मुताबिक प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे जिसके एरियाज़ और नंबर्स गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। नंबर 4 इज़ द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन वेरी द नंबर और लिमिट्स ऑफ अ डिवीजन और अ डिस्ट्रिक्ट। और गवर्नमेंट का ये इख्तियार है कि वो अपने नोटिफिकेशन के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के लिमिट और नंबर्स को वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है। दैन नंबर 6 इज़ डिस्ट्रिक्ट्स बी डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिवाइड अ डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स और तहसील्स। प्रोविंस को डिवाइड किया गया डिविजन्स में और डिविजन्स को डिवाइड किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया जा सकता है सब डिविजन्स और तहसील्स में। अ सब डिविजन में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर तहसील्स एंड द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ अ सब डिविजन। सब डिविजन को एक या एक से ज़्यादा तहसील में डिवाइड किया जा सकता। सब डिविजन का एरिया गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन वेरी द नंबर और लिमिट्स ऑफ सब डिविजन्स और तहसील। सेम उसी तरह गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए सब डिविजन्स और तहसील का नंबर और लिमिट चेंज कर सकती है। यहाँ तक कंप्लीट होते हैं हमारे 2 चैप्टर्स। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।